जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो एसएसटी पेपर पर आधारित है। यानी एसएसटी से अगर आपको डर लग रहा है तो ये सारे कठिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आज हम धुआं धुआं करेंगे। और एग्जाम में बैठने से पहले ये कठिन क्वेश्चंस, कठिन श्रृंखला से आपका डर भगाएंगे, मानचित्र का सहारा भी लेंगे, साथ ही साथ एक लेवल आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस में लेवल रहता क्या है। एसएसटी का पोर्शन कठिन माना जाता है और वास्तविकता यह है, जो कोई नहीं बताएगा, कि हाँ, सही बात है कि एसएसटी कठिन आता है। सीधे शब्दों में मैं बता देता हूं। चलिए, आज के इस वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आप ये पढ़ लेते हो, पढ़ लेती हैं आप, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम को क्रैक करने से। पहला वीडियो आप सभी के सामने, एसएसटी का पहला वीडियो, शानदार वीडियो, अंत तक खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करना है आपको। यह विश्व का, ए कह रहा है, स्टेटमेंट ए कह रहा है कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी कह रहा है स्टेटमेंट कि इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो बताइए ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 में ये दोनों स्टेटमेंट कहां पर सही बैठते हैं। अगर आपको नहीं पता है, जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं, सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। और ये साफ साफ कह रहा है कि यह जो है पूरी तरीके से साउथ वाले इलाके में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल सही बात है। और ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप। क्यों कहा जाता है? द्वीप उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करता हूं तो ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास आप देखिए नीला क्षेत्र है। यह द्वीपों वाला द्वीप महाद्वीप कहलाता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपके सीटेट एग्जाम एसएसटी में बहुत सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो सबसे ज्यादा कठिन ए बी सही है, बी सी डी सही है, इस तरीके से क्वेश्चंस, या ए बी सही है, बी ए की व्याख्या करता है, इन सारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। यदि पहली बार है शिक्षक और शिक्षिका बनना है ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर अध्यापक अध्यापिका ही बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। क्या ये होगा? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल करने की अवधि बढ़ती जाती है और ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल करने की अवधि घटती जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रीजन क्या है? जब सौर मंडल में साफ साफ ये कह रहा है कि सूर्य से दूर जाते हैं, अरे भाई, सूर्य से जो जितना दूर होगा वो कहीं ना कहीं ग्रह उतना ही ज्यादा समय लेगा घूमने में, और जो जितना पास होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बुध ले लेता हूं तो बुध सबसे तेज चक्कर लगा के 88 दिनों में अपनी पूरी परिक्रमा को खत्म कर लेता है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? क्रमशः ग्रहों का आकार थोड़ी ना कभी घटेगा, तो इसलिए आपको याद रखना है, ग्रह से जो जितनी, सूर्य से ग्रह जितनी दूरी पर होगा वो उतना समय लेगा सूर्य के चारों परितः यानी चक्कर लगाने में, और जो जितना पास होगा वो उतना कम समय में लगा लेगा। समझ में आया? ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? यह क्वेश्चन पिछले साल का आया हुआ प्रश्न है। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। आपको मैं बता देता हूं कि अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि क्या 2 जून की बात करी गई थी। बताइए फटाफट। मैं ये कह सकता हूं कि अगर जून ऊन छोड़ दीजिएगा कि 2014 एक ऐसा सन था जहां पर आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना था। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश भी पहले अलग हुआ था। तो आंध्र प्रदेश 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य अलग हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कब अलग हुआ? तो तेलंगाना में 2014 को ये अलग हुआ। अब तेलंगाना की एक अलग राजधानी है और आंध्र प्रदेश की एक अलग राजधानी है। 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, तो आप देखिए पिछले साल कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे या आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये रहा। कथन ए कह रहा है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। अकबर ने, आप जानते हो कि कहीं ना कहीं सुलह कुल एक नीति अपनाई थी। क्या यह सही है? बताइए।
बी कह रहा है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मातंदता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। आपको पता है कि सुलह कुल जो चला था वो सभी धर्मों में शांति बनाए रखने के लिए अकबर ने चलाया था और अकबर जहांगीर शाहजहां इसी पर कार्य करते रहे और इसी पर शासन करते रहे। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जो बी है ना दोस्तों, आंसर ए इसलिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी दोनों सही हैं, यानी स्टेटमेंट ए भी सही है, बी भी सही है, और ए के कारण जो है बी है। ए की वजह से ही जो बी कारण बना है वो दोस्तों धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, इसलिए कट्टरता वर्ड आया है, इसलिए आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन नहीं माना जाता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। सीटेट ऐसे क्वेश्चन पूछता है एसएसटी में, आपको क्या लगता है? देखिए, कथन ए कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। कथन बी कह रहा है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। 5 नंबर का आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया, जो पूरी तरीके से गलत है, विपरीत हो गया था, सरल नहीं हो गया था, कठिन और हो गया था। तो ए तो जो है क्या है, गलत है। ए गलत है तो मतलब मैं कह सकता हूं कि ए अगर गलत है तो ऑप्शन नंबर डी तो सबसे पहला आंसर हो जाएगा और बी हमारा सही हो जाएगा कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। बिल्कुल सही बात है, अब विभाजित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। कठिन क्वेश्चन भी मिलेंगे, सरल क्वेश्चन। मैदान से भागा वही जो डर के भागा, मैदान को उसने ही छोड़ा जो डर गया। सही बात है, सिंपल सी बात है। या तो आज यहां पर फेस कर लो चुनौतियों को, अगर आज यहां देख लेते हो और उनको खत्म कर लेते हो, या सीधे सीधे एग्जाम में देखो और डर जाओ। अब बताइए क्या करना चाहेंगे, क्या चुनना चाहेंगे या क्या चुनना चाहेंगी? तो यहां से डर खत्म करिए, एग्जाम में उस डर को उड़ा दीजिएगा। 6 नंबर का जो आंसर होगा वो आंसर जाएगा 2 के साथ। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। आपको पता है व्याख्यान निगेटिव होता है, आपको पता है न्यूनतम एक निगेटिव होता है, आपको पता है पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित रहोगे निगेटिव होता है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना यानी आप शामिल होइए, करके सीखिए। आंसर हमारा बी लॉक हो जाएगा। 7 नंबर आपके स्क्रीन पर है। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान का कला में, यानी समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कला में लाने का उद्देश्य होना चाहिए। जो समसामयिक मुद्दे नहीं होते करंट अफेयर वाले, उनको विज्ञान और कला से जोड़ दीजिएगा। एम क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ावा देना। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में आते हैं, बच्चा डर जाता है। अरे अगर आपको यह पता होना चाहिए कि यह ऑप्शन नहीं हो सकता तो आसानी से लगा सकते हो या लगा सकती हैं आप। बिल्कुल सही बात है, आसानी से क्रैक हो जाएगा वो आंसर। अच्छा, इन्हीं ABCD में यह बताना है, ऑप्शन तो ये हैं आपके, यहां से आपको चुनना है। ABCD में आपको स्टेटमेंट जो दिए हैं उसमें कौन सा नहीं हो सकता। अगर जो नहीं है वाला पता हो गया तो आंसर आपका आ गया। जैसे देश से जुड़े हुए मुद्दे में रुचि अगर बढ़ाना देना, ये तो पॉजिटिव है, ये तो होना चाहिए, मतलब ए तो होना चाहिए। तो अगर ए होना चाहिए, देखिए VCD तो पहले ही गलत हो गया। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, हो सकता है बी भी होगा। सनसनीखेज खबरें मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, सनसनीखेज बहुत निगेटिव है, सी नहीं होगा। अब यह बताइएगा कि पहले से ही हमने कहा कि 2 कट चुका है और अब सी भी नहीं होगा, तो सी वाले ऑप्शंस कट जाएंगे। एक तो सी इसमें आ रहा है, एक तो सी इसमें भी आ रहा है, तो आंसर तो भाई पहले से ही पता चलेगा कि आंसर डी हो जाएगा। या आप कुछ भी ना पता होता, आपको यह पता होगा कि सी नहीं होगा, तो सी में ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, ये भी कट जाता, केवल ए भी डी हो जाएगा। ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है और डी भी पॉजिटिव है, क्योंकि दुनिया को जोड़ने के लिए हम बाहर का सहारा ले रहे हैं। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, रजिया से क्वेश्चन है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। बताइएगा। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंगभेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। यह तो बात सही है, पहले के जमाने में और आज में भी देखा जाता है, लिंगभेद माना जाता है, तो श्रेष्ठ होते हैं ऐसा ये मानते थे, तभी तो कोई भी महिला जो है सुल्तान नहीं बनती थी। तो अंतिम और पहली शासिका रजिया सुल्तान थी, आपको पता है क्या?
आंसर हमारा बी यानी बी सही है और आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो ए गलत है और बी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा लॉक हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर या नहीं? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा याद रखना है, कभी भी ऐसी चीजों को गलत नहीं करना है। रजिया ने कभी भी भ्रम नहीं किया। 9 नंबर देखिए, किताबें क्या कहती हैं उससे नहीं मतलब, एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है। लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करना है। एबीसी आपको देखना है कि एबीसी स्टेटमेंट पढ़िए, कौन से ऑप्शंस होंगे कौन से नहीं होंगे। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। ए। बी स्टेटमेंट कहता है इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, यानी विज्ञापन के तौर पर अगर हम समाचार में निकलवा दें कि हाँ ये है, ठीक है ना। लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका, लोकतंत्र में संचार माध्यम की भूमिका के बारे में हमें ऑप्शंस को क्रैक करना है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, नहीं इसके हर दृष्टिकोण हर पहलू की चर्चा करनी चाहिए। किसकी? लोकतंत्र में संचार माध्यम कितना जरूरी है। 9 नंबर का आंसर बेटा जाएगा केवल ए और सी। केवल ए और सी क्यों जाएगा? क्योंकि विज्ञापक दृष्टिकोण कार्यक्रम, यह विज्ञापन को जरूरी है, हर घर में ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। 10 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? रूढ़िवादी चित्रण का मतलब है कि आप बॉय और गर्ल में समानता फैला रहे हैं तो आप रूढ़िवादी हैं। लैंगिक असमानता की बात कर रहे हैं, बॉय और गर्ल में विभेद कर रहे हैं तो रूढ़िवादी हैं। तो रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ जाना। तीसरा है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। और चाय के विज्ञापन में एक मां का सुबह चाय बनाना। तो मैं तो आपसे यह कहता हूं 10 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की अगर फुटबॉल खेलती हुई दिखाई दे रही है तो नहीं है। बात बाकी देखिए, लिपस्टिक को दर्शाया जाता है महिला, विभेद हो रहा है। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जा रहा है, सिंपल सी बात है। पति और पत्नी में यानी महिला और पुरुष में असमानता है। चाय के विज्ञापन के लिए एक महिला ही बना सकती है, पुरुष नहीं बना सकता। तो यहां पर पुरुषों और महिलाओं में तीनों में है, बल्कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 11 नंबर आपके स्क्रीन पर है। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? अब कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ये आप ही बताएंगे। ऑप्शंस आपके इस कदर हैं 1 2 3 4। ऑप्शंस आपके 1 2 3 4 वाले होते हैं, ये आपके स्टेटमेंट होते हैं। आपको 1 2 3 4 में लॉक करना है। 11 नंबर का आंसर क्या होगा? तो 11 नंबर का जो अगर आंसर आप देखेंगे तो मैं आपसे ये कहता हूं क्या ए होगा संसाधन और संरक्षण? बिल्कुल सही बात है कि भूगोल आप पढ़ रहे हैं, भूगोल में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें बचानी है। संसाधन का उपयोग करना है, बल्कि दुरुपयोग नहीं करना है, और संरक्षण भी करना है। तो ए तो हमारा सही होगा। विकास और विस्थापन, बिल्कुल सही बात है, विकास की तरफ हम बढ़ेंगे। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां और मानव विकास। अब देखिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए बी सही होगा, ए बी सही होगा। लेकिन अब बात यह आ गई है कि ए बी सी लें या ए बी डी लें, ये तो पहले ही से नहीं होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी सी से बढ़िया क्या है? ए बी डी। क्योंकि मनुष्य का अगर विकास हो जाएगा तो वो संसाधनों को संरक्षित भी कर लेगा, विकास भी कर लेगा, विस्थापन भी कर लेगा, और विविधता में एकता भी जोड़ लेगा। 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है, ये लॉक कीजिएगा। 12 नंबर आपको क्या करना है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपको लॉक करना है, आपको जवाब देना है। क्या आंसर होगा? जवाब दीजिएगा। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? दोस्तों अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ह्वेनसांग, मेगास्थनीज और इसिंग या फिर फाइयान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेगास्थनीज। अगर हम इंडिका पुस्तक की बात करें कि इंडिका पुस्तक किसकी थी, इंडिका अगर हम बुक की बात करते हैं तो ये मेगास्थनीज की ही थी। ये सबसे पहला भारत में दौरे करने वाला व्यक्ति था। 13 नंबर देखिएगा, 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कुछ इस कदर क्वेश्चन है। हाँ जी बिल्कुल बात सही है, ग्रीक लेखक मेगास्थनीज था। मौर्य काल के समय में भारत का एक लेख है जिसका नाम है इंडिका, याद रखिएगा। चलिए अगले फैक्ट पर आएंगे, फैक्ट नंबर
13। पल्लवों के राज्य की राजधानी क्या थी? पल्लवों के राज्य की राजधानी जो थी वो है कांचीपुरम। ऑप्शन डी लॉक होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 में सी अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। 14 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन एबीसी दिया गया है और उस पर विचार करना है। शरद ऋतु में जो मानसून होता है, ए स्टेटमेंट कह रहा है कि इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी स्टेटमेंट कह रहा है कि इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर की जो पवनें हैं वहां से स्थल की ओर बहती हैं। सी स्टेटमेंट कह रहा है कि यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। अब 14 नंबर का अगर स्टेटमेंट आप सही से देखिएगा तो 14 नंबर के स्टेटमेंट में आपको देखने को क्या मिलेगा कि अगर आप भारत की बात करते हो तो भारत एक दक्षिणतम वाला पार्ट आप देखते हो जहां पर हिंद महासागर है। और ये कह रहा है ए स्टेटमेंट में दक्षिण पश्चिम मानसून से। अरे भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून कहां शरद ऋतु में आता है? सही बात है, सिंपल सी बात है, ये तो जून की बात करता है और जून में सक्रिय होता है। सबसे ज्यादा मौसम में अगर पानी बरसता है, सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है, जो गलत है, जो शरद ऋतु में नहीं बल्कि ग्रीष्म ऋतु में आता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए स्टेटमेंट गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, बिल्कुल गलत है। यहां से आप मूव करती हैं तो यह भी गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम, बिल्कुल गलत है। तो ये तो लौटता हुआ मानसून है, शरद ऋतु में लौटता हुआ मानसून होता है। तो ए बी सी जो है सभी गलत हैं, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ने वाला मानसून दक्षिण पश्चिम वाला मानसून है जो 2-3 महीने बारिश करता है, जबकि सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है, जो एक मौसम की दूसरी शाखा है। निम्नलिखित में कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? बड़ा आसान प्रश्न है। यह क्वेश्चन पिछली बार देखा गया, बच्चों ने बहुत गलत किया। महानदी और गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती। दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उन कठिन क्वेश्चन से रूबरू जरूर कराएगा, जिन क्वेश्चंस को लेने के लिए एक अध्यापक हजारों बार सोचता है कि इनको पढ़ाया जाए कि बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। 10 बच्चे पढ़ेंगे उतने ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपने कंटेंट से समझौता कर नहीं सकता और बच्चों के मार्क्स को गिरा नहीं सकता। आंसर हमारा चला जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। एक गंगा की शाखा आती है और ये भारत के बाहरी एक शाखा जिसको ब्रह्मपुत्र का नाम दिया गया, ठीक है ना। तो वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण करती है जिनका नाम है सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करना है। ऑप्शन ए स्टेटमेंट कह रहा है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। आपको उस परत को बताना है कि ऐसा कौन सी परत है जिसमें उल्कापिंड खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं। आपने भी देखा होगा छत पर जब आप गर्मियों में लेटते होगे तो एक बहुत बड़ा तारा टूटता हुआ दिखाई देता होगा। आप कहते थे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। मैंने अपने सेशन में बहुत बार जिक्र किया है। और वो एकदम अचानक जो है विलुप्त हो जाता था। वो विलुप्त होने का कारण है कि वहीं पर जल जाता था और जो परत होती थी वो मध्यमंडल होती थी और इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। तो मैं आपको बता देता हूं अधिक जानकारी के लिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत होती है वो यही होती है। इसमें टेंपरेचर माइनस तक होता है दोस्तों, मध्यमंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है। आतपन का संबंध किससे है? क्या है आतपन? आतपन, अगर इसका अर्थ आपने निकाल लिया तोड़ के तो हो जाएगा आतपन। आजा भाई तपा दें, आजा भाई तपा दें। अरे भाई सिंपल सी बात है, आतपन सूर्य ऊर्जा के साथ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और सूर्य में दोस्तों 2 गैसें होती हैं, एक होती है हीलियम और एक होती है हाइड्रोजन। 2 गैसें होती हैं 71% और 26%, बाद बाकी अन्य गैसें। अगला क्वेश्चन, उचित विकल्प आपको चुनना है, आपको लॉक करना है। 18 नंबर में देखना है दोस्तों, एक विश्व का मानचित्र आपके स्क्रीन पर यह रहा। शंकुधारी वन कहां पर पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय वन कहां पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन कहां पर पाए जाते हैं? शीतोष्ण सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? यह आपको बताना है, आपको लॉक करना है। 18 नंबर को जरा लॉक कीजिएगा, बताइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है।
देखिए दोस्तों, अगर मैं कहता हूं आपसे 18 नंबर को देखा जाए तो ए वाला जो है, ए विकल्प को अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं क्या, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ए वाला जो विकल्प जाएगा, शंकुधारी जो वन होते हैं वो नर्म काष्ठ वाले सदाबहार वन, सदाबहार वृक्ष कहलाते हैं। पहली बात समझ लीजिएगा, ये अलग अलग स्टेटमेंट भी पूछ सकता है। बी वाला जो विकल्प है वो दोस्तों चला जाएगा, भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ये बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन और पीसीएस लेवल का क्वेश्चन, आईएएस लेवल का क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में रख दिया गया। उष्ण कटिबंधी जो भारत के लिए बहुत, आप जानते हो, उष्ण कटिबंधी सी वाला जो ऑप्शन है वो दोस्तों दूसरे के साथ, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष वनस्पति कहलाते हैं उष्ण कटिबंधी। मजबूत शीतोष्ण सदाबहार जो वन होते हैं वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएंगे। महाद्वीपों का जो पूर्वी किनारा होता है, यानी जो महाद्वीप होगा उसका पूर्वी किनारा होगा, उसमें दोस्तों शीतोष्ण सदाबहार। शंकुधारी जो वन होते हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी जो सिस्टम होता है, एरिया होता है यहां पर, इसलिए ये हर क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, सहारा रेगिस्तान के बारे में आपको बताना है, निम्नलिखित पर कथनों पर विचार करना है, ध्यान देना है, उचित विकल्प का चयन करना है। कथन ए कह रहा है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान लीबिया, चाड, माली, अन्य 12 देशों में फैला हुआ है। समझ में आया। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। 19 नंबर का आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल सही है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। तो सहारा रेगिस्तान एक समय में क्या था, पूर्णतः हरा भरा था, और सहारा की गुफाओं से जो प्राप्त चित्र हैं वो नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। यानी पहले ये इलाका जो था वो बहुत समृद्ध इलाका था। आज ये जरूर रेगिस्तान है, रेतीला इलाका है, दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला इलाका सहारा है। आइए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं कि डॉल्फिन के बारे में दिए गए एबीसी तथा यानी ए, बी और सी कथनों पर विचार करना है, सही विकल्प का चयन करना है। ए कह रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। बी कह रहा है डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। सी कह रहा है डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। क्या आंसर होगा, 20 नंबर का आपको आंसर लॉक करना है। तो मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल सही बात है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, और डॉल्फिन की उपस्थिति ये बताती है कि जल शुद्ध है, और अगर जल खराब होगा तो डॉल्फिन अपने आप मर जाएंगी। तो इसलिए ए, बी, सी जो है क्या है, तीनों सही है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में किनका मिश्रण है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्नलिखित में किनका मिश्रण है, आपको जवाब देना है। मीथेन और हाइड्रोजन, मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, या मीथेन और नाइट्रोजन। 21 नंबर का आंसर आपको लॉक करना है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि बायोगैस डायरेक्ट CH4 से रिलेट करती है, CH4 से रिलेट करती है और साथ में CO2 लेकर आएगी। मैं कहता हूं ऑप्शन हमारा 3 लॉक हो जाएगा। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था। चोल शासक की बात हो रही है, आपको आंसर यहां पर लॉक करना है, आपको जवाब देना है कि आंसर क्या होगा, बताइए। चोल शासक के बारे में जब भी बात होती है दोस्तों तो एक बेहतरीन इतिहास लिखा जाता है, और चोल की मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं चोल प्रथम हो जाएगा, परांतक चोल प्रथम, ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह का पहचान करना है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं। भाई परंपरागत स्रोत की बात अगर करें तो ऐसे जो है स्रोत जिनको हम खत्म कर सकते हैं, जिनका हम यूज कर रहे हैं। अगर देखा जाए परंपरागत रूप से जो हम डेली रूटीन में रोजमर्रा में देखा जाए, खनिज तेल का, प्राकृतिक गैस का और ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। आइए हम कॉन्सेप्ट में स्टेटमेंट के क्वेश्चंस 24 पर नजर डालेंगे। कथन ए कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास के मैदान बनने लगे थे। कथन बी कह रहा है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी है। तो 24 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है
कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। बिल्कुल सही बात है। और यह भी सही बात है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवर की संख्या बढ़ी, क्योंकि घास के मैदान बढ़े तो हिरण और बारहसिंगा, बकरी और भेड़, मवेशी घास ही खाते थे। और इसलिए स्टेटमेंट ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन 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 याद रखना है यह ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए का कारण बी नहीं है, ये दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। आंसर हमारा बी चला जाएगा। रीजन हमको जरूर लगता है कि यहां घास के मैदान बढ़े होंगे तो ये हुआ होगा। अगला क्वेश्चन 25। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदियों के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो आप ये बताइए, नेगेटिव पॉइंट को हटाने की तरकीब मैंने बताई थी क्या? नहीं बताई थी तो टैग वर्ड सीटेट गुरुजी वर्ड सर्च करके आप देखिए वीडियो को। एग्जाम से पहले अगर उस वीडियो को देखते हैं तो मजा आ जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा, पहले ये वीडियो तो खत्म करो। आप लोग अधूरा छोड़ के जब चीजों को जाते हैं ना या जाती हैं तो हमेशा अधूरा ही रहने का प्रयास होता है। आपके साथ अधूरा क्यों हो? अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। 25 क्वेश्चन का आंसर केवल ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है केवल वाले ऑप्शंस को खत्म करेंगे, नहीं वाले ऑप्शंस को खत्म करेंगे। पुरा स्थल की चीजें तल पर भी होंगी, जमीन पर भी होंगी। पुरा स्थल की चीजें पुरातात्विक खोज के अनुसार प्राचीन सभ्यता से जुड़ी होंगी। 26 नंबर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग की अगर मैं बात करता हूं तो आंसर हमारा क्या जाएगा? बताइए आंसर हमारा क्या जाएगा दोस्तों? देखिएगा, पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये बात ठीक है, तो आंसर हमारा ए जाएगा जरूर। तो बीसीडी वाला खत्म हो गया। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र क्या बनाते थे? बिल्कुल गलत बात है। हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था। लोहे से बनी, बिल्कुल लोहे का ज्ञान नहीं था। आंसर हमारा चला जाएगा। सोने से बर्तन की बात करेंगे तो आंसर हमारा 4 चला जाएगा, ए और डी। आइए स्टेटमेंट को खत्म करेंगे नहीं, जब तक आ नहीं जाएगा स्टेटमेंट तब तक कैसे खत्म करेंगे। 27 नंबर फिर से कॉन्सेप्ट है स्टेटमेंट का। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष मिले थे। बड़ा अच्छा प्रश्न है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत वर्षों पहले 2 कंकाल मिले जिसमें एक महिला और एक पुरुष, या महिला पुरुष, या पुरुष पुरुष, या महिला महिला दबाकर रखे गए। हजारों सालों बाद उनको खोदा गया, खनन किया गया तो उनमें हड्डियां मिली। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने को हम कैसे पहचानेंगे कि महिला का कंकाल कौन सा है? 2 लोग दफनाए गए थे, अब ये पता नहीं है कौन लोग थे, पुरुष महिला, ठीक है ना? तो पुरुष महिला ही होगी, लेकिन यह पता लगाना है कि महिला का कौन सा कंकाल था। 4 ऑप्शंस है। हड्डियों की संरचना, यानी स्टेटमेंट 4 है। हड्डियों की संरचना से आप जो है अनुमान लगाएंगे कि महिला के कंकाल थे। कंकालों के साथ मिले आभूषण, कंकालों के आकार, कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। अब देखिए, हजारों साल की अगर मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है कि आभूषण हो, जरूरी नहीं है कि आभूषण महिलाएं ही पहनती हों, पुरुष भी पहनते होंगे। और हड्डियों की संरचना दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है, यह जरूर तय कर देती है कि महिला की हड्डी और पुरुष की हड्डियों में फर्क होता है। यह तो जरूर तय करेगी। इसलिए 27 नंबर का जो आंसर है वो केवल ए जाएगा, सी जाएगा। कंकालों के आकार से नहीं बल्कि हड्डियों की संरचना यह बिल्कुल तय कर देगी दोस्तों। आंसर हमारा क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। क्लियर है? यह क्वेश्चन काफी विवादों में देखा गया है, आयोग ने भी विवादों में रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी लॉक होगा। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? दोस्तों यह था इल्तुतमिश यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने वाला जो सन था वो ऑप्शन नंबर ए 326, 316, 346, लास्ट वन 256। 29 नंबर का जो आंसर होगा वो 326 यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है।
अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं, बताइएगा। यह विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। जरा यह बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर ए बी सी में नहीं होगा, और अगर होगा तो क्या सभी होंगे। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा से पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो 30 नंबर का जो आंसर है वो कठिन क्वेश्चन है। दोस्तों मैं बता देता हूं, देखिएगा कठिन क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं किताबों में विवादों का कारण बना हुआ है। ये विद्यार्थियों की अवधारणा की बात करें तो ये तो सही बात है, ऑप्शन ए तो जरूर होगा। ऑप्शन अगर ए होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 बचा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं, प्रोजेक्ट कार्य तुलना। अब देखिएगा क्वेश्चन कह रहा अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को करना है, तो प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार है। बिल्कुल सही बात है, इसको तो जरूर लेना है भाई। किस तरीके के क्वेश्चन है, तो एक ये लेना है, एक ये लेना है, तो इसलिए पहले की अवधारणाओं को नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि हमें अध्याय के अंत से प्रश्न को करना है। 31 नंबर स्क्रीन पर यह रहा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक में क्या होना चाहिए। 4 स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया हो। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उसकी कल्पना की गई है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो सही विकल्प चयन करना है आपको। 31 नंबर का आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या आंसर होगा। देखिएगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों से यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लॉक करना है। देखिएगा यहां पर कह रहा है कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया हो जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हों जैसे संविधान में उनकी कल्पना। बिल्कुल गलत बात है। संविधान को समाज से मत जोड़ें, क्योंकि संविधान पहले अगर देखा जाए तो नहीं था। आंसर ए हो जाएगा। कंडीशंस तो आप डाल नहीं सकते, आंसर सी हो जाएगा। लोग और क्षेत्र और उनके व्यापार से चीजों को जोड़ेंगे तो ए और सी वाला सही विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 32 डॉक्टर अंबेडकर साहब से करते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया। इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। 32 नंबर का जो आंसर होगा वो परिस्थितियों से अनुमान लगाना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति जो भेदभाव किया गया उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगा रहे हैं, सोचने की चिंतन को बढ़ा रहे हैं, तार्किक चिंतन को बढ़ा रहे हैं, चीजों को अमूर्त रूप से सोच रहे हैं, इसलिए आंसर डी लॉक हो जाएगा। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। बताइए, जवाब दीजिएगा। 33 नंबर का आंसर क्या होगा। बहुत सुंदर, बताइए। बाजार विषय का परिचय देना है। एक क्लासरूम में आपको बाजार विषय के बारे में पढ़ाना है, तो आप अगर शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, तो किस तरीके से आप बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि मीनिंग क्या है, बाजार में होता क्या है, कैसे चीज़ों को बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को दिखा देना। मानचित्र में स्कूलों के आसपास जो बाजारों को इंगित करना। पाठ्यपुस्तक का पठन और चर्चा करना। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। इससे बेस्ट आंसर नहीं होगा। कोई पास वाले दुकानदार को बुला लीजिएगा और आमंत्रित भी कर लीजिए, उसका भी सम्मान बढ़ जाएगा, बच्चों को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से बाजार में चीज़ों को बेचा जाता है और किस तरीके से खरीदा जाता है। आइए स्टेटमेंट पर क्वेश्चन करते हैं। 34, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना।
महारी चोखा का यह कहना, एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। कविता ऊपर दिया गया है, आपको पता है 4 लाइनें 5 लाइनें जो भी हैं। यहां पर इस कविता का आप निचोड़ निकालें, विश्लेषण करें, अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। एंड लास्ट वन, मानवीय शुद्धता हम जो काम करत हैं, यानी करत हैं, एक वर्ड ऐसे ही सीटेट में पूछा गया, करत हैं का मतलब है करते हैं, उससे निर्धारित होती है। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा। 34 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर पहले के साथ, मानवीय शुद्धता हमारे विचारों और विश्वास से निर्धारित होती है कि हमारे विचार अगर अच्छे हैं तो हमारे विश्वास भी बेहतर लेवल के होंगे। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 35 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पहला है स्टेटमेंट कि पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, स्टडी करना, भारत के अतीत और सामायिक विज्ञान विकास को का अध्ययन करना, स्टडी करना। 35 में ABCD में कौन सा आंसर सही होगा। 1, 2, 3, 4 में ऑप्शंस को क्लिक करना है। बताइए 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 या 4। 35 नंबर का आंसर ABC सही होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 1 नंबर होगा। तीनों सही होंगे, बिल्कुल तीनों पॉजिटिव हैं। इसमें ज्यादा सामाजिक विज्ञान, क्योंकि ये SST का प्रश्न है और SST पॉजिटिव आंसर तो चाहती ही है, पैडागोजिकल कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 देखिएगा, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्नलिखित में किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है। परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। अब देखिए 36 नंबर में ग्लोब हाथ में है एक शिक्षक के, शिक्षिका के, और उसको समझाना है तो क्या क्या समझा सकता है, क्या क्या नहीं। हाँ, परिक्रमण बता सकता है कि इस तरीके से रोटेट करती है पृथ्वी, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों अलग होते हैं। दिन रात को भी बता सकता है ग्लोब में कि हाँ इतना इतना 12 घंटे, इतना इतना 12 घंटे, इतना इतना 6 घंटे, इतना इतना 6 घंटे। मौसम परिवर्तन बता सकता है लेकिन वर्षा का वितरण नहीं बता सकता, इसलिए ABC इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आयोग आंसर की ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट 37। हाँ कठिन है सीटेट, SST पोर्शन कठिन है, ये कोई डर नहीं है। अब बच्चे वो नहीं हैं आप जो डरने वाले हों, अब बच्चे वो नहीं हैं आप जो प्रेशर लेने वाले हैं। मैंने डरा दिया या किताबों ने डरा दिया तो आप डर गए। हाँ कठिन है और कठिन को ही सरल बनाया जाता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो आज आपको सरल लग रही है वो पहले कठिन न लगी हो। बताइए कौन सी चीज है। बहुत सी चीजें आपके पास लोग आते होंगे, अरे तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, ऐसा कैसे कर लेती हैं आप, तो आपको तो बहुत सरल लगता होगा, लेकिन वही चीज सामने वाले को कतई नहीं आती क्योंकि उसने कतई रूबरू ही नहीं हुआ। 37 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ, ABD के साथ जाएगा। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले एक फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक किस अध्याय के साथ उसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। खनिज संसाधन की किस तरीके से खनिज का निष्कर्षण हुआ है। उद्योग, कौन सा उद्योग हमारे पृथ्वी के अंदर, भाई लोहा कहाँ से निकला है। ऊर्जा संसाधन की बात नहीं हो रही क्योंकि लोहा फैक्ट्री और अयस्क का वितरण निष्कर्षण, इसके बारे में चर्चा हो रही है। 38, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। अब यह क्वेश्चन विवादों में फंसा, मैं आपको बता देता हूं पहले से ही, क्योंकि बहुत सी चीजें इस क्वेश्चन में आधे बच्चे क्या लगाएंगे आधे बच्चे क्या लगाएंगे, यह गलत होना ही होना है। 38 नंबर देखिए, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांट देना। विद्यार्थी के अगर मैं बात करूं तीसरे ऑप्शन पर कि भैया हमें वनों के प्रकार बताना है तो विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र का भ्रमण करा दीजिएगा। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, तो ये तो गलत है, बांटना गलत है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी
यानी 1 और ऑप्शन 3 में आपको चुनाव करना है। तो मुझे लगता है कि 80% इस पर गए होंगे, लेकिन आंसर एक्चुअल में आंसर आयोग के हिसाब से 1 है। रीजन भी मैं बता देता हूं, सही भी है कि वन की बात कर रहे हैं, वनों में आप भ्रमण कराओगे, वन तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास हो या ना हो, आपके स्कूल के समीप हो या ना हो, कंडीशंस तो है ना। बच्चे छोटे हैं, अब बच्चे जब छोटे हैं तो आपको घुमाना है। अब वन तो वन है यार, कोई खेत थोड़ी ना, सरसों का खेत है। अब वन में आपको खतरनाक चीजें भी मिल सकती हैं, तो इसलिए ये ऑप्शंस निगेटिव है। 39 क्या कह रहा है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा कर दीजिए। अर्थक्वेक्स के बारे में बच्चों को बताना है, व्यवहारिक कौशल बढ़ाना है, विकसित करना है। तो हालिया भूकंप में आया हो, जो अभी हालिया भूकंप आया हो उस पर चर्चा करिए। देखिए इतने इतने मरे थे, ऐसे ऐसे पृथ्वी डोली थी, इतना रिएक्टर स्केल पर उसका पैमाना था, इतनी तीव्रता का भूकंप था, इसका केंद्र बिंदु ये था। चर्चा कर लीजिए। ये भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, भूकंप के प्रकार या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। हम कह सकते हैं 39 नंबर में डी ऑप्शन जो है ना, डी ऑप्शन जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि भूकंप पर अगर आप चर्चा कर रहे हो तो उसको बताना चाहिए कि हाँ, बच्चों को पता है पृथ्वी डोलती है, मकान गिरते हैं, मृत्यु होती है। लेकिन भूकंप अगर आ गया बाई चांस, हो सकता है भूकंप को पढ़ाते पढ़ाते ही भूकंप आ जाए। तो यह बताना जरूरी है कि हां कैसे बचें, मेज के नीचे जाके, खुले मैदान में जाके किस तरीके से बचा जा सकता है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में, एक तवा बांध रिवर पर बना हुआ एक बांध है, 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए। तो तवा बांध जो है, वहां के स्थानीय लोग 1990 में एक अधिकार के लिए लड़े, और वो अधिकार का नाम था दोस्तों, क्या था? मछली पकड़ने का अधिकार, जो उनके स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा था, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। इसलिए आंसर हमारा क्या चला जाएगा? डी के साथ। निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? क्या लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है? ऑप्शन 2, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। ऑप्शन 3, यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। ऑप्शन 4, यह एक रूपता की बात करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सबसे बेस्ट है। विशिष्टता को आप स्वीकार रहे हैं तो ऑप्शन नंबर क्या? ए लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन 99% बच्चे गलत करेंगे और बहुत आसान प्रश्न है। सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी का प्रश्न है, आपको लॉक करना है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले मतदान कर सकता था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो सिंपल सी बात दोस्तों, देखा जाए तो आंसर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सरकार को चलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। छोटा हिस्सा भारतीय तब भी ले सकते थे स्वतंत्रता से पहले, बिल्कुल सही बात है, यह भी सही बात है। लेकिन 1950 में आम चुनाव नहीं हुए, 1951 और 1952 में हुए, यही तो गलती हो जाती है। बच्चों को लगता है कि 1950 में चुनाव हुए, जो गलत है। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो ग्राम पंचायत की मैं बात अगर कर लेता हूं तो ग्राम पंचायत में क्या होता है? ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? सरपंच के नाम से भी जाना जाता है। और सरपंच का जो कार्यकाल होता है 5 ईयर होता है, ठीक है ना? तो 5 साल होता है। यह भी बात आपको दिमाग में रख लेनी है, आपको लॉक करनी है, आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 लॉक हो जाएगा। 44, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? आपको लॉक करना है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप पुलिस की बात करते हैं तो आपको मैं बता देता हूं, जो आपने उपनिरीक्षक की बात की है, जो आपने स्टेशन हाउस अफसर की बात की है, तो पुलिस थाने के प्रभारी का जो पदनाम होता है वो स्टेशन हाउस अफसर होता है। इसीलिए आपको याद रखना है, जिसको एसएचओ कहा जाता है। एसएचओ कहा जाता है, स्टेशन हाउस अफसर, ऑफिसर का नाम दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एसएचओ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना? चलिए,
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में क्या मुहैया करवाया? आपको लॉक करना है। हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो 45 नंबर का इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो बराबर हिस्सेदारी की बात करी गई। संपत्ति में महिलाओं का अगर पारिवारिक बराबर हिस्सा मिलता है तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। यही दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया था कि बराबरी का हिस्सा मिले। अगला क्वेश्चन 46 नंबर, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? यानी सबसे लास्ट का पॉइंट कौन होगा कि हां अगर कुछ नहीं तो यही सही, अगर भाई कुछ नहीं तो यही सही, आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, आपको लॉक करना है। बताइए न्यायपालिका होगा, बताइए अटॉर्नी जनरल होगा, बताइए भारत के राष्ट्रपति होंगे, भारत का संसद होगा। तो इस क्वेश्चन का अंतिम जो है अर्थ निर्णायक माना जाता है वो 46 का आंसर क्या एक हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका ही सर्वोपरि अंतिम बिंदु है जो आपको न्याय दिला सकती है। 47 अत्याचार निवारण की बात कर रहे हैं। 47 बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको लॉक करना है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को आया। पहला तो यह कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा कि अत्याचार अधिनियम कब आया? 1989 को आया। निम्नलिखित में कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आपको लॉक करना है। आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। 47 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी आदिवासी एवं दलित के लिए अत्याचार निवारण 1989 लाया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप हल्के में ना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, समझ रही होंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन कराना जो आपको आते हैं और वो क्वेश्चन कराना जो आपको नहीं आते हैं और कुछ देखा जाते हैं, बताइए कौन सा चुनेंगे आप? 48 नंबर देखिएगा कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था आपको बतानी है जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो, उसे क्या कहेंगे? अरे उसे कहेंगे क्या गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष या फिर उदारवादी? उसको कहा जाएगा संघवाद कहा जाएगा। यानी 48 नंबर का जो आंसर है कि बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी सरकारें मिलकर या एक से ज्यादा सरकारें अगर हों, शासन एक हाथ में नहीं कई हाथ में। आंसर हमारा बी। स्टेटमेंट पर आते हैं। 49 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए स्टेटमेंट में देखिएगा, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। बी है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। अब आइए क्वेश्चंस के ऑप्शन देखना है कि ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों है ही नहीं, या केवल ए या केवल बी। 49 नंबर का एक्चुअल में आंसर है कि देखिए सरकारी नौकरियों में सूचीबद्ध दलित जाति उम्मीदवारों को आरक्षण देना बिल्कुल सही है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना ये भी सही है, तो ए बी दोनों सही हो जाएंगे। आंसर ए लॉक हो जाएगा। आज का 50 क्वेश्चन, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए, लॉक किया जाए। आंसर क्या होगा बताइए, जवाब दीजिएगा। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? नई दिल्ली के बारे में जो वास्तुकला है, पूरा सिस्टम है, किस तरीके से नई दिल्ली का उद्धार हुआ, नई दिल्ली कहाँ से शुरू हुई, उसका क्या इतिहास रहा, क्या वास्तुकला है। नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षिका हैं, आपको उसकी वास्तुशैली पर चर्चा करनी है, क्या आप केंद्रित करेंगे या क्या करेंगी आप? उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। और ये कैसे देखते हैं, आंखों से देखते हैं यार, गलत हो जाएगा। आंसर ए और बी में भी अगर देखा जाए तो बी सही हो जाएगा। क्यों? 2 इसलिए सही कि अरे आश्चर्य का भाव पैदा होना चाहिए कि ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव किस तरीके से इस दिल्ली के वास्तुकला को, किस तरीके से दिल्ली को संरक्षित रखा गया, कौन कौन आया शासक आया, कौन कौन इस पर राज किया, किस किस तरीके से कहां कहां से मूव किया, सारी चीजें दोस्तों इसको केंद्रित में रखकर ही एक शिक्षक और शिक्षिका को पढ़ाना चाहिए।
अंतिम 10 लॉक किया जाए। 51 इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। पहला है इन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ ये याद रखना। आंसर हमारा ए लॉक हो जाएगा। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए कि इतिहास पढ़ा रहे हैं कि हां एक इतिहास था जो हजारों साल पहले कोई चीज घटित हुई है, वो आज भी उसको याद किया जाता है, आज भी कहीं ना कहीं कानों में गूंज रहा है। तो उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, वर्तमान में भी कामगर हैं। आंसर हमारा ए लॉक होगा। 52 लॉक किया जाए, जवाब दिया जाए। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? बताइए, महिलाओं से क्वेश्चन है जाति एवं सुधार के लिए। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विवाह गृह की स्थापना की, या विवाह गृह का मतलब है विधवा गृह। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। आंसर क्या होगा? 52 नंबर का आंसर आपको बताना है। 52 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो भैया आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या बताइए? 2 हो जाएगा कि केवल हिंदू ग्रंथों पर। ये तो गलत है यार। आप निगेटिव सेंस को देखें कि निगेटिव सेंस को किस तरीके से यहां पर आप लॉक कर सकते हैं, कर सकती हैं। अंतिम 7 53 सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या आपका उद्देश्य होना चाहिए? आपको लॉक करना है, जवाब दीजिएगा। लॉक किया जाए। एबीसीडी में आपको देखना है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, या यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। 53 का जो आंसर होगा वो अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है तो ये तो तुरंत निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन होगा नहीं, और डी नहीं होगा तो ये भी डी नहीं, ये भी डी नहीं, ये भी डी नहीं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए बी सी सही हो जाएगा, क्योंकि जुड़े मुद्दों को संबोधित करिएगा, संवेदनशील बनाइएगा और मूल्यों पर आधारित होइएगा। तो ऑप्शन तो ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं, ऐसे ही लगते हैं। आइए देखते हैं ऐसा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। अगर आपने ये जान लिया कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, जैसे 54 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा में शामिल करें। अब ये तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो बताएगा कि हाँ ये तो सही होगा ही होगा, ए तो लेना ही लेना है। और जब अगर हम ए ले लेंगे तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो ऑप्शन ये नहीं होंगे। सही बात है, ऑप्शन ये नहीं होंगे। और हमें यह भी पता है कि दुनिया का कोई भी अगर आप क्वेश्चन ना लो, दुनिया का अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन नंबर ए से ना करना चाहो तो आपको यह पता है कि हमें केवल वाले ऑप्शंस को नहीं लेना है, हमें नहीं लेना है। बी वाला तो हो ही नहीं सकता। अब बी वाला ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर सी हो जाएगा। 55 आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। 1 2 3 4 सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, या अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर 2 के साथ है वो चला जाएगा, क्योंकि दैनिक परिस्थितियों से अगर आप चीजों को जोड़ रहे हो तो इससे बेस्ट आंसर क्या होगा? सही बात है। अगले क्वेश्चन पर आइए। 56 आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कठिन रहेगा। स्टेटमेंट में 56 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। स्टेटमेंट में 2 क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। स्टेटमेंट वी कह रहा है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थीं, जो कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थीं।
तो बताइए ए बी दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए बी दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, या ए सही है बी गलत है, या ए गलत है बी सही है। आंसर हमारा जाएगा 56 नंबर का 2 हो जाएगा। ए बी दोनों सही है लेकिन बी जो ए का सही स्पष्टीकरण वो बी का नहीं है, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। अगला स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी यहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो 57 नंबर का आंसर किसके साथ जाएगा? मैं फिर से कहूंगा, आपको ऊपर रजिया वाला क्वेश्चन कराया कि तवारीख वाले ऑप्शंस को हमने गलत किया था। यहां पर एक्चुअल में क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। बिल्कुल सही बात है, जो वहां के लेखक थे उन्होंने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे, ऐसा नहीं हुआ। अब जब ऐसा नहीं हुआ तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि ए सही है बी गलत है। आइए 58, 59 और 60। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी भारत में आया था? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी? आप सभी को पता है अड्डा यानी पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 में। भारत में अगर देखा जाए, इंडिया में वास्को डिगामा आया, ठीक है ना, वास्को डिगामा आया और यह कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले आया। वहां एक राजा था, एक किंग था, राजा जमोरिन। क्या था? राजा जमोरिन ने इसका क्या करा? स्वागत करा, वेलकम करा। यह बात आपको याद रखनी है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ए के साथ चला जाएगा। और 1498 से पहले 1492 में अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने। भारत में समुद्री मार्गों की खोज करी है वास्को डिगामा ने। 59 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का। कथन ए कह रहा है बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी कह रहा है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ए बी दोनों सही है, ए ने बी को सुनिश्चित किया। राज का अंतिम प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? द्वैध शासन की नींव अगर देखा जाए तो आपको बताना है किसने रखी थी, बताइएगा फटाफट। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूं ऑप्शन नंबर ए है वारेन हास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी है मीर जाफर, रॉबर्ट क्लाइव एंड लास्ट वन कार्नवालिस, लॉक किया जाए, क्या आंसर हो सकता है? रॉबर्ट क्लाइव वाला ऑप्शन आपका सही है, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। 1765 के 1919 द्वैध शासन, 1919 बहुत सारी चीजें देखी, डायरची। गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम जुड़ने के लिए आप सर्च करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है बस यही दुख है, सब्सक्राइब नहीं किया है यही दुख है, 1 घंटा चिल्लाना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो को मैंने जो दिया है ये इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सारे टफ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने सेशन को एंजॉय ही नहीं किया होगा, अपने मित्रों को शेयर भी किया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया है शेयर तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि देश का हर बच्चा एसएसटी से अगर परेशान है या किसी अन्य सब्जेक्ट से परेशान है तो उसको फ्री में चीज़ों को घर बैठे उपलब्ध कराया जाए। हर शेरनी से बस इतनी ही उम्मीद है कि अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ये ज़रूर बताएं कि हाँ, एक गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम स्टडी चैनल है जो एक आपका परिवार है। उस पर एक सुपर फास्ट क्विक रिवीजन आपके एग्ज़ाम के पहले हो रहा है। 4 से 5 वीडियो आप उसकी अगर देख लेते हैं तो इस चैनल की वीडियो 4 से 5 आपके एग्ज़ाम में मैराथन आपके एग्ज़ाम को क्रैक करा देंगी। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज यह सेशन आप सभी के नाम रहा और आज का यह सेशन एक गरिमामयी
व्यवस्था से परिपूर्ण था। तो चलिए वीडियो को हम एंड करते हैं, और याद रखना है कि अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।